अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज रूम पर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। सबसे पहले प्रोग्राम में बात करते हैं कि बिलावल को साहिबा क्यों कहा। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में एहतजाज इसी बात पर आज फिर किया और ऑपोजिशन की खवातीन अरकान ने शोर शराबा किया। स्पीकर डाइस का घेराव किया। नफीसा शाह ने वजीर आजम से ऐवान में आकर माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा कि नए पाकिस्तान की सोच स्लिप ऑफ टंग है। रिपोर्ट देख लीजिए, इस पर फिर गुफ्तगू करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहिबा कहना उनकी जात तजलील या इंसल्ट नहीं है, ये खवातीन की तजलील है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बिलावल भुट्टो के लिए साहिबा का लफ्ज इस्तेमाल करने पर ऐवान में हंगामा आराई हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो को साहिबा कहना उनकी शख्सियत और जात की तजलील नहीं, खवातीन की तजलील है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने अल्फाज वापस लें। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहिबा कहना बिलावल भुट्टो जरदारी की शख्सियत उनकी जात के ऊपर या उनकी जमात की तजलील या इंसल्ट नहीं है कि ये तजलील जो है, ये मिसोजिनी जो है, ये हेट्रेड जो है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं हुआ है। ये मिसोजिनिस्ट सोच की अक्कासी है और ये साहिबा का लफ्ज अटैच करना ये खवातीन की तजलील है। नफीसा शाह ने कहा, वज़ीर आज़म जब कुछ कहते हैं तो फिर कहा जाता है कि ज़ुबान फिसल गई। मुतालबा है वज़ीर आज़म ऐवान में आकर खवातीन से माजरत करें। ऐसा ना किया गया तो हर जगह गो इमरान गो की आवाज आएगी। कहते हैं ये स्लिप ऑफ टंग है, ये स्लिप ऑफ टंग है। जनाब स्पीकर, कितनी स्लिप्स ऑफ टंग आप करेंगे? कभी कभी मिनिस्टर साहब खुद आकर इस हाउस में अपोलोजाइज करें खवातीन, क्योंकि ये हाउस जो है मुंतखब इदारा। इससे कबल इंतखाबात तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिस पर अपोजिशन की खवातीन अरकान ने नारेबाजी की और स्पीकर डाइस का घेराव किया। अपोजिशन के एहतजाज के दौरान इंतखाबात तरमीमी बिल 2019 मंजूर कर लिया गया। तो रिपोर्ट आपने मुलायजा की। कौमी असम्बली में आज नफीसा शाह साहिबा के अलावा दीगर ऑपोजिशन मेंबरान भी इमरान खान के स्लिप ऑफ टंग के खिलाफ बोलते रहे और उनका यह कहना था कि इमरान खान साहब की ये स्लिप ऑफ टंग नहीं बल्कि इंटेंशनल कहा गया, खवातीन की तजलील की गई, औरतों से नफरत का इजहार है। इस बयान में जो वजीर आजम इमरान खान ने दिया था, जनूबी वजीरिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी को साहिबा कह दिया था, उस पर आज ऑपोजिशन ने यह मुतालबा किया कि वजीर आजम इमरान खान ऐवान में तशरीफ लाएं और वहां पर आकर औरतों से माफी मांगे। तो पहले मुतालबा यह रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से माफी मांगी जाए। ट्विटर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये मुतालबा करते रहे। अब आज नफीसा शाह साहिबा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, उन्होंने ये मुतालबा किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी की ये तजलील नहीं की गई, ये तजलील औरतों की गई है कि साहिबा कहकर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब किया गया, लिहाजा वजीर आजम को अब पार्लियामेंट में आना चाहिए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पर खुद कहते हैं कि मर्द को औरत कहने से कुछ नहीं होगा, वजीर आजम अपने ओहदे का खुद एहतराम करें। यह भी कहा कि 1 यूनिट या सदारती निजाम कबूल नहीं, ऐसा हुआ तो मुल्क टूटेगा। महंगाई और बेरोजगारी को काबू करें और एमनेस्टी तो बड़े बड़े लोगों के लिए है, आवाम को रिलीफ ना मिला तो रिएक्शन आएगा। वो क्या गुफ्तगू कर रहे थे आपको दिखाते हैं। की हुकूमत हो, पीटीआई की हुकूमत हो, उनका सबसे पहले जो वो जिम्मेदारी जो वो काम करते हैं, अब कैसे अमीरों को रिलीफ पहुंचा दें। पाकिस्तान की हुकूमत जो है, किसी की मुल्क की जो हुकूमत है, उसका पहला जिम्मेदारी ये है कि कमज़ोर तबका, गरीब तबका, मजलूम तबका का ख्याल रखें। फिर अब बाकी अपना सोसाइटी को देखें। अब एमनेस्टी की बात कर रहे हो, रिलीफ की बात कर रहे हो, और ये रिलीफ किसके लिए है? ये रिलीफ सिर्फ अमीर तरीन लोगों के लिए है। एमनेस्टी तो मिलता है बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, क्या गरीब आवाम को एमनेस्टी मिल सकती है? खान साहब गरीब का बात करता है, खान साहब इंसाफ का बात करता है, और हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जुल्म करता है गरीबों। मर्द को औरत कहना, मर्द को के साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये औरत के लिए क्या पैगाम है? हम सब जानते हैं कि कैसे बना, मगर बन गया, तो अब उस ओहदा का, उस कुर्सी का एहतराम करें। तो आजकल वतन अजीज़ की सियासत में अखलाक से गिरी बातें करने का रिवाज तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये तारीख काफ़ी पुरानी है। अब ये मामला बढ़ा तो बढ़ता ही चला जाएगा और फिर 80 के अवाखिर में एक ही सियासी बिद्दत ने जन्म लिया जो 1999 तक जारी रही और उसमें ख़वातीन के मुतालिक
खूब मुगल्लस बकी गई थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनका सबसे पहला शिकार हुई थी। उनकी वालिदा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के मुतालिक ऐवान के अंदर और बाहर नहायत घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, फाहिश जुमले उनके बारे में इस्तेमाल किए जाते थे और मामला यहीं पर नहीं थमा था, बल्कि अमली तौर पर नहायत घटिया हरकत की गई थी। उनकी किरदारकशी के लिए बाकायदा उनकी किरदारकशी के लिए मुहिम चलाई गई थी, एक मुनज़्ज़म तहरीक थी जो चलाई गई थी उस दौर में, ये आपको याद दिलाते जाएं। और एक ऐसी तहरीक कि जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। हम यहाँ पर टीवी पर बैठकर उतना खुलेआम ये बात बता भी नहीं सकते। मुस्लिम लीग नवाज के मौजूदा मरकजी रहनुमा उस वक्त पीपल्स पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे और मौसूफ ने मुखालिफ जमात के लीडर की घरेलू खवातीन के बारे भी इंतहाई नाजेबा कलमात उस वक्त अदा किए थे। उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज हुई थी जो आज तक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अब उस जुर्म की पादाश में बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें पार्टी से भी बाद में निकाला था। तो 2000 की दहाई के इब्तदा की अगर बात कर ली जाए तो 8-9 साल कुछ सुकून से गुजरे थे। दोनों बड़ी जमातें तौबा तायब हो गई थी, उन्होंने तौबा तायब कर ली थी, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की घटिया जुबान इस्तेमाल नहीं की जाती थी। लेकिन 2009 के बाद ये रविश दोबारा पिनपने लगी। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले अगर हम चले जाएं, इमरान खान साहब पर जाती हमले करने का एक मामला हमने देखा जब उन्होंने सियासत में कदम रखा था। और वो खुद इस बात का बारहा इजहार करते रहे कि उनकी उस वक्त जो शादी हुई थी जमाइमा जो उनकी बीवी थी, उनके साथ क्या सलूक इख्तियार किया गया, क्या स्टेटमेंट्स उनके बारे में दी जाती थी, क्या जाती हमले किए जाते थे, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। अब 2009 के बाद की रविश की जो हम बात कर रहे थे कि वहां पर यह हुआ कि नए और एक खतरनाक अंदाज में इस रविश का दोबारा आगाज हुआ। अब की बार 2009 के बाद फिरदौस आशिक अवान ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कशमाला तारिक की खूब किरदारकशी की थी। ये वाकया भी आपको याद होगा और इस एतबार से वाकया अहम था कि एक खातून सियासतदान ही दूसरी खातून सियासतदान की इज्जत पर हमला आवर हुई थी। फिर ये तूफान बदतमीजी नहीं रोका था और शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को गलत नाम से पुकारा। फिर राना सनाउल्लाह साहब शेख रशीद साहब के बारे में बुरे बुरे अलकाबात का इस्तेमाल करते रहे। ऐवान में मोहतरमा शीरी मजारी साहिबा के बारे में ख्वाजा आसिफ ने नाजेबा कलमात अदा किए थे, वो भी दोबारा दोहराने का दिल नहीं करता। एक रुकने सिंध असम्बली ने साथ ही रुकन के बारे में नाजेबा गुफ्तगू की थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका नोटिस लिया था, उन्हें माफी मांगना पड़ी थी। फिर रेहाम खान ने अपनी किताब में इमरान खान के बारे में जो कहा सो कहा। PTI की खवातीन के मुतालिक भी खूब हर्जा सराई की गई। अब 80 और 90 की दहाई वाला गंद एक बार फिर मुल्की सियासत को आलूदा करता नजर आ रहा है। मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि ये कोई वैसे नई बात नहीं है, जस्टिफाई नहीं इसको बिल्कुल भी किया जा सकता जो इस वक्त चल रहा है, लेकिन ऐसे रिएक्ट किया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से भी जैसे बिल्कुल पहली दफा हो गया। इससे पहले तो तहजीब व तमद्दुन के झंडे गाड़ रखे थे हमने। बरेलवी साहब जी 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 सर आवाज आ रही है? जी जी सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ मैं रिपीट कर देता हूं सर। क्या मैं ये रहा था कि अभी जो हुआ और जिस किस्म की जुबान दोनों तरफ से अक्रॉस द आयल इस्तेमाल हो रही है उसे जस्टिफिकेशन उसकी बिल्कुल भी कोई नहीं है। लेकिन 80 और 90 की सियासत में भी इस तरह की बातें होती रहीं और अब इस तरह बहरहाल अपोजिशन जो है वो इस तरह रिएक्ट कर रही है कि जैसे इंतहाई तहजीब व तमद्दुन का हमेशा से मुजाहरा करती रही है और अब आकर अचानक कुछ ऐसा हो गया जो बिल्कुल नया है पाकिस्तान की सियासत में, पहले कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आप लोग जिसमें मैं अपने को भी शामिल करता हूँ, क्योंकि मीडिया के पास कोई बहुत संजीदा मौजूआत नहीं है और मुल्क में भी जो है वो सियासत पर कोई संजीदगी से गुफ्तगू नहीं होती, तो हम लोग को एक जुमला लेकर ये जो हमें जो सो कॉल रेटिंग की दौड़ वौड़ के सबब ये सब करना पड़ता है और पूरे प्रोग्राम और फिर बार बार चलाना, ये ठीक है। अगर वो कहते हैं जी मुंह से निकल गया, साहिबा कह दिया, गालिबन जुल्फकार भुट्टो साहब तो इस बारे में बड़े मशहूर थे। वो खान अब्दुल कयूम खान को कहते थे डबल बैरल खान। उन्होंने बड़े मोहतरम सियासतदान एयर मार्शल अजहर खान थे कि उनको आलू खान का खिताब दिया था। तो भुट्टो साहब के सामने बड़े अपने ही नहीं एक अपनी पार्टी के उसको हफीज पिजादा को सोना मुंडा कह दिया था, तो वो तो बरसों चलता रहा। मैं बेशुमार मिसाल दे सकता हूँ। तो असेंबली में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बस सर वो वीडियो क्लिप होते तो शायद होती रहती हैं। बहरहाल कोई ज्यादा ही संजीदगी से पीपल्स पार्टी वालों ने इसको ले लिया है और एक जलसे आम में अगर उन्होंने कह दिया है, पता नहीं मैंने कहा ना कि क्या क्या जबानें इस्तेमाल होती रही है, तो हमें भी कोई बड़ा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। जी संजीदगी से बरेलवी साहब, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहे ना इस बात को। आप देखें पार्लियामेंट का मुसलसल तीसरा दिन आ गया है, वो परसों कुछ और बात थी उस पर लगे रहे, फिर उसके बाद अब कल ये बात मिल गई उस पर लगे रहे। क्या कर क्या रही है पार्लियामेंट? यही तो सवाल है, क्यों नहीं कर रही? और फिर अब इतना बेअमल पार्लियामेंट हो, क्योंकि अक्सरियत उन लोगों की जो सवाए अपने अलाउंसेस से तनख्वाह लेने के अलावा उन्हें संजीदगी से लेजिस्लेशन में दिलचस्पी ही नहीं है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं ना कि तमाम काम नैब ने और अदालतों ने संभाल लिया है। और मैं शायद ही कोई रुकन असेंबली बचाओ इन लोगों का कि जो नैब के फेरे या अदालतों के फेरे ना लगा रहे हो, इंक्लूडिंग ये क़यादत।
तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये बात होनी चाहिए थी ना कि जनाब क्या नायब को इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो ताजरों, सनतकारों और सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेट जिसको सामने चाहती है बगैर किसी सबूत के पहले तो उसे अंदर कर देती है, उसके बाद ये साबित करती है कि ये केस दुरुस्त है। बेशतर केसों में ऐसे ही हुआ, बारगेन खुलेआम हो रहा है। कल क्या मलिक रियाज के ऊपर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी, जिसको 490 अरब रुपए लेकर छोड़ दिया गया, हजार उसकी तरफ जिम्मे थे। तो मैं पार्लियामेंटेरियन की जो है बड़ी बदकिस्मती है कौम की कि ऐसे पार्लियामेंटेरियन जो इस तरह की जुमलेबाजियों और फप्तियों के जरिए वक्त गुजार रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस तरह हुकूमत को फायदा ये पहुंचता है कि जो मेन इश्यूज हैं जैसे महंगाई या माशी बहरान, उससे तवज्जो हटकर जो है नॉन इश्यूज पर लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जिस तरह इस वक्त मैं भी आपसे कर रहा हूँ। ये सर ये भी फरमा दें जरा, फिर आपको ये लगता है कि इमरान खान साहब की वो जिसे कहते हैं गेटिंग अंडर द स्किन, बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें गुस्सा दिलाने में कामयाब हो रहे हैं? जिस तरह की स्टेटमेंट्स अब आना शुरू हो गई हैं हुकूमती अरकान की तरफ से, एक दिन कुछ मामला होता है, अगले दिन कुछ और आ जाता है, मतलब सुकून कहीं पे नहीं मिलता। जो अवाम के इशूज हैं, जो आपके मेरे इशूज हैं, हमें वो डिस्कस करने का मौका नहीं मिलता और इस तरह की हर चीज में उलझा दिया जाता है, इस तरह की बेहुदा चीजों में। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, राब्ता गालिबन उनसे मुनक़ता हो गया, दोबारा लाइन करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और वो यही बात कर रहे थे कि असल जो मसाइल हैं, आवाम के जो असल मसाइल हैं वो महंगाई है, और इसका फ़ायदा अगर देखा जाए तो हुकूमत किसी तौर इसका फ़ायदा उठा रही है। और फ़ायदा उसका ये है कि जो महंगाई का इशू है उस पर से नज़र हटी हुई है। ऑपोजिशन को ये चाहिए, ऑपोजिशन का जो काम है कि ऑन द टोज रखे हुकूमत करो, तो इस तरह के मतलब जो हुकूमत से कमियां कोताहियां हैं उनकी निशानदही बार बार करते रहना, साथ साथ करते रहना, ये ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है। अवामी मसाइल को उजागर करते रहना, ये ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है। अवामी मसाइल के लिए नए क्या बनने चाहिए, पुराने कवानीन में क्या तरमीम होनी चाहिए, ये ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल जो मामला चल रहे हैं उनसे तो नजर ये आ रहा है कि इतना पैसा जो इन महंगे इजलासों पर खर्च किया जाता है, करोड़ों रुपया, उसके बावजूद वहां पर चूंकि अवाम इनको भेजते हैं वोट दे करके वो ये उनके इश्यूज को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर उसकी बजाय आपस में एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू की जाती है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद साहब की बात कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि असम्बली में जूडो कराटे का माहौल है और कहा कि साहिबा का लफ्ज़ हल्की फुल्की मौसीकी है। बिलावल चिड़चिड़ा हुआ है, चीकू सा मुंह बनाकर नाराज हो जाता है, और फिर ये भी कहा कि गधे को रंग कर देने से ज़ेबरा तो नहीं बन जाता। शेख रशीद साहब ने यह फिर कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में घूम रहे हैं, यहाँ उनकी कमर में दर्द था, वहाँ वो चस्के ले रहे हैं। वजीर रेलवे ने एक बार फिर असद उमर की खुलकर तारीफ की। ओवरऑल ये क्या गुफ्तगू हुई, क्या मामला थे, आपको दिखाते हैं। मेरी क्या दूर की नज़र ठीक है, नज़दीक की कमज़ोर है। दूर में मुझे वो परवेज़ बिलावल नज़र आता है और जब मैं नज़दीक से देखता हूँ तो वो परवीन नज़र आती है। तो हमारे यहाँ ऐसी लैंग्वेजेस हैं कि लोग साहब को साहबा बोलता है, मेरा मतलब है, और इसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है कि साहब को साहबा बोल दिया, उधर वो मुंडी कर रहा है शहबाज शरीफ, उसको बड़ा जख्म पहुँचा है जिसमें, इधर उनसे चला नहीं जाता, उनकी कमर में दर्द होता है, उनके पट्टे चढ़े होते हैं। इमरान खान ने जुल्म कर दिया, इमरान खान ने जनाब अली साहब को साहबा बोल दिया, ये चस्के ले रहे हैं। वो उसने बोल दिया, बात खत्म होगी, तुम आगे क्यों बढ़ा रहे हो? असल ये बात को फैला रहे हैं। देखें, गधे को रंग करने से ज़ेबरा नहीं बन जाता, सो गधा गधा है, ज़ेबरा ज़ेबरा है। और ये सारे चस्का ले रहे हैं जो बड़े हमदर्दी में बोल रहे हैं, साहब और साहबा की सास और बहू की लड़ाई शुरू कर दी है इस मुल्क में। देखें, तो वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। ये सारा इस वक्त जो सियासी माहौल चल रहा है, जो गुफ्तगू चल रही है, जो तानेबाजी और एक दूसरे पर फिक्रे कसने का सिलसिला जारी है, इसमें अपना हिस्सा उन्होंने भी आज डाल दिया और बदर्जा उत्तम डाल दिया। उन्होंने कहा कि साहिबा का लफ्ज़ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ जाना चाहिए। बिलावल चिड़चिड़ा हुआ है, कहने लग चीकू सा मुंह बना लेता है। और उसके अलावा वो जो ओवरऑल शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे कि वो लंदन में घूम रहे हैं, यहाँ पर उनकी कमर में दर्द हो जाता था। और उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या फिर मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखते हैं और वज़ीर आज़म के इस बयान की वो मजम्मत करते रहे हैं कि वज़ीर आज़म को बिलावल भुट्टो जरदारी को साहिबा नहीं कहना चाहिए था। शेख रशीद साहब का उनके बारे में ये कहना था कि ये लोग सिर्फ चस्के लेने के लिए बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक मरतबा फिर वज़ीर रेलवे ने असद उमर की खुलकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि उनकी जो माशी पॉलिसीज़ थी वो बिल्कुल ठीक समत में जा रही थी। एक मुश्किल फैसले लेने का वक्त था, असद उमर ने वो मुश्किल फैसले लिए और इमरान खान साहब ने अगर उनसे बेहतर किसी खिलाड़ी को टीम में ऐड किया है तो वो कप्तान का एक अपना फैसला है। बहरहाल आज ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं वो बात ये हो रही थी कि करोड़ों रुपए अवाम के टैक्स के, आपके मेरे टैक्स के जो खर्च किए जाते हैं असम्बली के इन महंगे इजलासों पर, वो इस वजह से किए जाते हैं कि वो नुमाइंदे जिन्हें हम इलेक्ट करके असम्बली में भेजते हैं वो आपकी हमारी वहाँ पर जाकर बात करेंगे, जो हमारे इशूज़ हैं उन्हें उजागर करेंगे, उन पर बने कवानीन में अगर कोई तब्दीली चाहिए या फिर हमारे इशूज़ को सॉल्व करने के लिए जो नए कवानीन चाहिए उनके बारे में जाकर कुछ बात करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा हो नहीं रहा।
जब से ये असेंबली मार्जे वजूद में आई है या फिर इससे पहले वाली भी वहां पर मौजूद थी, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा रोल इस चीज में था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस 2013 से 18 के दरमियान नेशनल असेंबली में मौजूद थे, वो उस वक्त भी अजीबोगरीब नारेबाजी किया करते थे, असेंबली का माहौल खराब हो जाया करता था और उसका रिएक्शन भी जबरदस्त किस्म का आता था। ख्वाजा आसिफ साहब एक नहीं 2 दफा कम अज कम ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से नवाज शरीफ साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते रहे, वो भी किसी तौर ये नहीं कहे जा सकते कि शाइस्ता अल्फाज थे या मुहज़्ज़ब अल्फाज थे। ज़िया का बेटा कह देना, ये ज़ियाउल हक की औलाद है, ये कह देना, ये भी किसी तौर शाइस्ता अल्फाज नहीं है, ये भी किसी तौर मुहज़्ज़ब अल्फाज नहीं है। हमजा साहब जो आज कह रहे थे कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कि कौम का सर शर्म से झुक जाता है, तो ये अल्फाज नहीं थे कि जिनसे कौम का सर शर्म से ना झुकता हो, जो उनकी पार्टी के रहनुमा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह इस्तेमाल करते रहे। सियासतदान ओवरऑल किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे हैं, ये भी आपको जरा दिखा देते हैं। भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था। ये तो पढ़ा लिखा जाहिल है। आपने इसके बाद चोर कहा, मैं आपको आपके वालिद को चोर कहूंगा। जिस तरह डाके के पैसे मुजरे पे लुटाए जाते हैं, वो है ना कि जब कमीने उरूज पाते हैं। जबान अंदाजे आपने की नाजे चिदरता पीपल्स पार्टी झंडा भी ना मां तरकारी से दादे बिल्लो रानी की फनी खराबी से बाखबर हूं। शेख रशीद जो है पिंडी का है, इंसान है। सारे जो पटे वाले हैं वो सारे मिनिस्टर हो गए। मैं समझता हूं कि रेहाब खान की किताब जो है वो किताब कम और मूवी ज्यादा नजर आती है। लॉन्ग गुआचा में और लॉन्ग मार्च में बड़ा फर्क है। नाला लई है, हमेशा उसी के अंदर रही है सारी जिंदगी। ये फुल बॉडी वैक्स करवाते हैं। जो एयरपोर्ट इसको रिसीव करने जाएगा वो गधा होगा। खान खातून ने मगर लगे हूं तू ओदे तगे की तरह नाच रहे हैं। क्या गया थे जो उदन लाया। मैंने खुद इसको मियां नवाज शरीफ के पीछे की तरह पूछल हलाते देखा। इतना गंदा आदमी फैसलाबाद से आपने भेजा। रावलपिंडी की गटर वाटर के बारे में पूछ कर, मगर इस इंसान के बारे में मत पूछ। नाला लई के गंदे नाले के कीड़े की एक बात सुन रहा था कि वो नवाज शरीफ साहब की जरा करना चाहता है। डीएनए करा लो फिर मैं पूरी बात करूँ जाए ना, जरा डीएनए कराई जाए। जिसकी औलाद नजायज है वो घटिया नहीं है। जो नहीं आपकी औलाद का भी हमें नहीं पता भाई। तो ये सभी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, ये सब के सब उस हमाम में मौजूद हैं। एक दूसरे पर ये किस मुंह से तनकीद कर लेते हैं ये समझ नहीं आता, लेकिन कभी एक की बारी आती है, कभी दूसरा हत्थे चढ़ जाता है। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे पब्लिक न्यूज़ रूम में, कुछ और इश्यूज़ के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक टू पब्लिक न्यूज रूम। वज़ीर आज़म इमरान खान के आज से शुरू होने वाले दौरा चीन की बात करें तो उनकी अहम मसरूफियात पहले से तय हैं। वज़ीर आज़म चीनी सदर और दीगर आला हुकाम समेत IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लगार्ड और वर्ल्ड बैंक के CEO से भी मुलाकातें करेंगे। शेड्यूल के तहत 26 अप्रैल को बेल्ट एंड रोड फोरम से चीनी सदर शी जिनपिंग और दूसरे सेशन में इमरान खान खिताब करेंगे। मामला तय पाने की सूरत में पाकिस्तान को IMF से तकरीबन $6 अरब कर्ज मिलेगा और हतमी बातचीत के बाद पाकिस्तान को आलमी बैंक से भी 6 से 8 अरब डॉलर्स का कर्ज मिलने का इम्कान है। तो वज़ीर आज़म के एजाज में पाक चीन फ्रेंडशिप एसोसिएशन का जोराना और फोरम की साइडलाइन पर सदर बेलारूस से भी मुलाकात शेड्यूल में शामिल है। जबकि 27 अप्रैल को अगर बात की जाए तो चीनी सदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। उसी रोज अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती एजेंडा 2030 के सेशन में शिरकत करेंगे और चीनी नायब सदर से वो मुलाकात भी करेंगे। 28 अप्रैल के एजेंडे की अगर बात की जाए तो इमरान खान चीनी सदर शी जिनपिंग से 1-on-1 मुलाकात करेंगे और उसके अलावा पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदे भी होंगे। हुआवे कंपनी चीफ से मुलाकात होगी, पाक चीन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फोरम का जोहराना होगा, चीन की सकाफती नुमाइश 2019 में वो शिरकत करेंगे। उसके अलावा आलमी नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल्स और मुकामी ऑटोमोबाइल कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा भी उनके शेड्यूल में शामिल है। यह अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। दौरा चीन में जो इमरान खान का आज से शुरू होने वाला है, अहम मसरूफियात होंगी और ये तमाम मसरूफियात तयशुदा हैं। टिक्का खान सानी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। टिक्का, क्या कुछ है वज़ीर आज़म के शेड्यूल में, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त रवाना हो चुके हैं चीन के लिए। वज़ीर आज़म के हमरा इस वक्त 4 वज़ीर जो है उनके साथ जा रहे हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी पहले से मौजूद हैं। खुसरो बख्तियार जो है वो कमर्शियल फ्लाइट से गए और वज़ीर आज़म के हमरा फैसल वफदा हैं। इसके अलावा मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख हैं, मशीर तिजारत अब्दुल ज़ाक दाऊद और वज़ीर रेलवे शेख रशीद, जो तमाम लोग हैं। शेख रशीद ने ML1 ML2 के ऊपर दस्तखत करने हैं। ये अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट है जिसमें 1800 किलोमीटर तो रेल की एक पटड़ी है ML1 और ML2 जो है वो 800 किलोमीटर की पटड़ी है। इन तमाम मुआहिदों पर शेख रशीद ने दस्तखत करने हैं।
इसके साथ साथ वजीर आजम के मुआवने मशीर तजारत जो है अब्दुल रज़ाक दाऊद, उनके साथ चूंकि फ्री ट्रेड के हवाले से 313 आइटम्स में से कुछ आइटम्स जो है उसका एडिशन करना है, उन्होंने भी दस्तखत करने हैं। इसके अलावा फैसल बाबदा को रखा गया है। अली जैदी यहाँ चूंकि उनकी मसरूफियात थी, कुछ सरमाकारों ने आना था, तो उनकी वजह से रोकने की वजह से फिर फैसल बाबदा को शामिल किया गया। सबसे अहम जो है किरदार होगा मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का, चूंकि IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से क्योंकि वो एक्सपर्ट है नेगोशिएशन के, उनको रखा गया। उनकी कोशिशें बारंबार साबित हुई और वर्ल्ड बैंक के सरबराह से मुलाकात होगी, CEO से वजीर आजम इमरान खान की। ये मुलाकात पहले दिन यानी 26 को 11:15 बजे के करीब मुलाकात होगी, जिसमें 15 ये मिनट का बताइएगा, अब्दुल हफीज शेख साहब खुद वर्ल्ड बैंक में रह चुके, ये उन्हीं की एक्सपर्टीज और उनके ताल्लुकात का भी यकीनी तौर पे इस्तेमाल, उनका फायदा उठाया जाएगा इस मुलाकात में। ये पहले बात सामने नहीं आ रही थी कि वर्ल्ड बैंक से भी पाकिस्तान 6 से 8 अरब का कर्ज लेने जा रहा है। ये अचानक जब दौरा चीन शेड्यूल हुआ और ये पता चला कि वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात करेंगे, तो अब ये बात सामने भी आई है। जी बिल्कुल, मुआशी तौर पे इस्तेकाम लाने के लिए पहले से मामला जो है वो चल रहे थे और उसको मैच्योर किया अब्दुल हफीज शेख ने, और अभी हमारे ज़राए का कहना है कि इसका आगाज होगा बाकायदा तौर पे वर्ल्ड बैंक के जो CEO है उनसे मुलाकात के बाद। और उसके साथ साथ उसी दिन शाम को IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर जो उनसे भी मुलाकात वज़ीर आज़म की होगी। उस होटल में होगी जहाँ पे वज़ीर आज़म का क़याम है, चाइना वर्ल्ड होटल। उसमें 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और ये दोनों एडिशन किए गए हैं। वज़ीर आज़म की जो शेड्यूल था 12 अप्रैल तक, उसमें ये दोनों मुलाकातें नहीं थी और कुछ मुल्कों के सरबराहान से भी मुलाकातें कम की गई हैं ताकि इन मुलाकातों को ज्यादा वक्त मिल सके। और यकीनन इसमें अब्दुल हफीज शेख की कोशिशें हैं। 5 से 6 अरब डॉलर जो है उस हवाले से बातचीत का आगाज किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म की मसरूफियत है, यकीनन प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी चीन के, और वज़ीर आज़म की हम मनसब से भी मुलाकात होगी, कई ममालिक के सरबराहान से भी। ये जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से जो मुलाकात है, उससे पहले तमाम तर मामला तकरीबन तय पा गए हुए हैं, हम सुनते आए हैं। असद उमर साहब जब वजीर खजाना थे अमेरिका जाकर, उन्होंने तकरीबन तमाम मामला तय कर लिए थे। जो अब मुलाकात वजीर आजम की चाइना में होने लगी है IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से, उसमें अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि IMF प्रोग्राम का फाइनली ऐलान हो जाएगा कि कितना मिल रहा है पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, यही तवक्को की जा रही है कि फाइनल ऐलान जो है अभी इसमें मामला जो है हतमी तौर पर तय पाएंगे, क्योंकि इसमें नए मशीर खजाना होंगे, नई तरजीहात होंगी, कुछ शराइत में नरमी होगी, कुछ नई बातें होंगी और साथ ही वजीर आजम इमरान खान भी इसमें मौजूद होंगे। इस वक्त में जो है मशीर तजारत को भी रखा गया है और ये 4 लोगों का वक्त जो है ये मुलाकात करेगा होटल में। अब तक जो है वो यही हमारे ज़राए का कहना है कि उसी बातचीत को जहाँ से इकोनॉमी यकीनी तौर पे एक बड़ा पाकिस्तान का मसला है और उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया टिका खान सानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी ने हमें ज्वाइन किया, इंटरनेशनल रिलेशंस के भी एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि अब्दुल हफीज शेख साहब का जो किरदार रहेगा, दौरा चीन के हवाले से कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात करेंगे वजीर आजम, 6 से 8 अरब डॉलर वहां से भी कर्ज मिल सकता है। तो हम ये समझें कि साइडलाइंस पर काम चल रहा था और अब्दुल हफीज शेख साहब को शायद लाया भी फिर इसीलिए गया कि उनके जो वर्ल्ड बैंक में ताल्लुकात हैं वो बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान वहां से कुछ लोन ले लेगा। मेरा ख्याल है कि इनकी हफीज शेख की गुडविल से फायदा उठाने के लिए गालिबन ये उनको लाया गया है और इस दौरा चीन में वर्ल्ड बैंक के लोग और दूसरे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट, सीनियर लोग होंगे जिनसे मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर की बराह रास्त भी हैं। और उसके अलावा इक्तिसादी अमूर में 2 किस्म की चीज़ें हैं ना, एक तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे मुलाकातें हो जाएंगी, दूसरा ये है कि चीन के साथ भी तजारत के सिलसिले में गुफ्तो शनीद होगी ताकि पाकिस्तान को चाइनीज मार्केट की एक्सेस जो है वो ज़्यादा हो जाए और ताकि तजारत का जो बैलेंस पाकिस्तान और चीन के दरमियान चीन के हक में है उस इम्बैलेंस को दुरुस्त किया जाए।
वही अच्छा, इस बारे में आपसे सवाल पूछने ही लगा था। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बात, और उससे पहले जो हुआ पाकिस्तान चाइना का ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें जो लिस्ट थी गुड्स की जो एक्सचेंज कर सकते थे, जिनकी ट्रेड हो सकती थी, उसका ओवरऑल फ़ायदा रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि चाइना को हुआ। अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान नेगोशिएट कर सकता है या फिर पाकिस्तान कम्पीट कर सकता है चाइनीज़ मार्केट के साथ इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, रॉ मटेरियल के अलावा? मतलब हम क्या ऐसा है कि जो एक्सपोर्ट करेंगे उन्हें, तो इसका कहा यह जाता है, कुछ मुआशी तजियाकार ये कहते हैं कि इसका अल्टीमेटली नुकसान होता है पाकिस्तान को। नहीं, देखिए, नुकसान तो इस मायदे से तो खैर क्या होगा, वो तो पहले से ही बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो चीन के हक में है। तो इससे कोई जो पिछले मायदे से कोई बैलेंस ज्यादा बढ़ा तो नहीं है, तभी नुकसान होता। हाँ, ये जरूर है कि इसमें आपको बहुत सी चीजें बगैर जो है कस्टम के, ड्यूटी के वो जाएंगी, तो उससे प्राइस से कम्पिटिटिव हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो उनको अपनी जो इंडस्ट्री है उसको बेहतर करना है, अपडेटिंग करनी है, और उसकी परफॉर्मेंस की तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। तो इसका फायदा तो होगा, लेकिन शायद उस हद तक फायदा ना हो। नेगोशिएट कितना अच्छा किया जाता है ये देखना होगा फिर। अच्छा, एक चीज़ ये भी फरमाइएगा इस बारे में कि असद उमर साहब जो कहते थे कि वेंटिलेटर से निकल आई है जमहूरियत और अब पता नहीं कहाँ पे वार्ड में चली गई, कहाँ चली गई, इस तरह की कोई मिसाल देते होते थे। तो वो कहने का मकसद उनका ये होता था कि ये जो फ्रेंडली कंट्रीज से हमने पैसे ले लिए हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को फिल करने के लिए, वो मामला बेहतर हो गया है, IMF से बस लोन आ जाएगा, उसके बाद दोबारा कभी IMF के पास नहीं हम जाएंगे। ये वर्ल्ड बैंक अचानक बीच में कहाँ से आ गया? 6 से 8 अरब एक मजीद एक कर्जा सुनने में आ गया कि वो ये भी लेने लगा पाकिस्तान। देखिए, जो अगर वेंटिलेटर से निकल आई, बुनियादी तौर पे उन्होंने यही कहा था कि जो पैसे इनको दूसरे मुल्कों से मिल गए थे, उससे डिफॉल्ट का जो खतरा था वो वक्ती तौर पे टल रहा था। और अब ये है कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ये दोनों कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं। IMF का कर्जा मिलेगा, IMF रिस्ट्रक्चरिंग की बात करती है। अगर वर्ल्ड बैंक से कुछ मिलेगा, अभी तो अंदाजा हमें नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का भी देखना पड़ेगा ना कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो फिगर फ्लोट हो रहा है सर, वो दैट इज $6 to 8 बिलियन जो पाकिस्तान आय कर रहा है कि हमें शायद वर्ल्ड बैंक से मिल जाए। तो आप नहीं समझते कि पहले इस कदर कर्जों में डूबा हुआ मुल्क, और फिर दोबारा एक चले IMF का प्रोग्राम तो हो गया, वर्ल्ड बैंक से एक और आप प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, वो कुछ ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा पाकिस्तान पे, या फिर ये जरूरी है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को वाइटलाइज करने के लिए? ये तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। देखिए, आपको देखना ये है कि सिर्फ आपने कर्जे की जो वापसी है वो सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर की नहीं है, बल्कि अगले साल जो फाइनेंशियल ईयर आपका जुलाई में शुरू होगा और अगले जून तक चलेगा, उसके अंदर भी आपको पेमेंट करनी है। तो वर्ल्ड बैंक के पैसे आपको फौरी तौर पे तो नहीं मिलेंगे ना, ये ओवर टाइम आपको मिलते हैं। और इस तरह सिंक्रोनाइज करेगा पाकिस्तान के जो लोन्स जो हैं वो उनसे पुराने लोन्स को रीपे करता है। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि नए लोन आप लेते हैं पुराने लोन देने के लिए, और जब तक आपकी अंदरूनी तौर पे इकोनॉमी बेहतर नहीं होती उस वक्त तक आप इस जो है ना चक्कर में रहते हैं। IMF से कर्ज मांग लिया, उससे खैरात ले ली, और इससे आपका वो घर चलता है। यकीनन तो अल्टीमेट जो सोल्यूशन है इसका वो तो रिफॉर्म्स हैं जो हमने अपने रेवेन्यू सिस्टम में लेकर आने हैं। अपना रेवेन्यू बढ़ाना किस तरह है, क्योंकि नए कर्जे लेकर पुराने कर्जे चुकाना ये किसी तौर भी हल नहीं है। और अगर पाकिस्तान इसी तरह चलता रहा तो फिर वाकई उसी तरह चलता रहेगा जैसे पहले चलता रहा है। तो फिर तब्दीली किस तरह की आई है ये बिल्कुल समझ से बाहर होता जाता है। यहाँ पर बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हसन अस्करी साहब और अपना तजिया दे रहे थे। उनका ये कहना था कि वर्ल्ड बैंक के पास जाने का मकसद इस वक्त ये है कि पाकिस्तान अभी इस साल तो कर्जे चुकाने हैं, वापस डेट सर्विसिंग करनी है, लेकिन अगले साल फिर डेट सर्विसिंग करनी है। तो उतने पैसे होने चाहिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाए और फिर फ्रेंडली कंट्रीज के पास दोबारा ना जाना पड़े उस तरह के लिए। तो ये सारा अपने तजिए से वो हमें आगाह करे थे। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ और इश्यूज पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ बात करेंगे, आदम ताउन है, नामुकम्मल रिकॉर्ड की फराहमी है और सवालात के गैर तसल्ली बख्श जवाबात हैं। किसकी तरफ से? हमजा शहबाज साहब की तरफ से। तो नैब लाहौर ने उन्हें दोबारा तलब किया है 30 अप्रैल को दोपहर 3 बजे, और नैब ने आयशा अहद को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। दोपहर 12 बजे उन्हें तलब किया गया है, सेम डे
यह अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि नैब के मुताबिक अदम ताउन कर रहे हैं हमजा शहबाज साहब। अभी तक नामुकम्मल रिकॉर्ड फराहम कर रहे हैं उन्हें। पूरा रिकॉर्ड जो नैब उनसे तलब कर रहा है उनके कारोबारी तफसील से मुतालिक, वो नहीं दिया जा रहा। और जो सवालात नैब की जानिब से पूछे गए मुख्तलिफ इंक्वायरीज में जो हमजा शहबाज के खिलाफ चल रही हैं, उनमें जो जवाब हमजा शहबाज जमा कराते आए हैं वो तसल्ली बख्श नहीं। लिहाजा नैब लाहौर ने ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को दोबारा तलब किया है। 30 अप्रैल को दोपहर 3 बजे का टाइम दिया गया है। जबकि इसके अलावा अहम खबर यहाँ पर यह भी सामने आ रही है कि आयशा अहद, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि हमजा शहबाज की अहलिया हैं, वो उन्हें भी मुआवनत के लिए तलब किया गया है। और आयशा अहद को दोपहर 12 बजे तलब किया गया है, 30 अप्रैल को ही तलब किया गया है। यह अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। अदम ताउन है और सवालों के जवाब उस तरह से नहीं दिए हमजा शहबाज साहब ने, जिसकी वजह से उन्हें तलब किया गया है। तो नैब ने शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासों पर भी तहकीकात शुरू कर रखी हैं। दूसरी जानिब नैब ने इस केस में अब तक कितने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और मुल्जिमान का क्या किरदार है, मुस्तनसर अब्बास की इस रिपोर्ट में जानिए, फिर बात करते हैं। नैब ने अक्टूबर 2018 में शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज, सलेमान शहबाज समेत दीगर फैमिली मेंबरान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासों के इल्जामात पर इंक्वायरी शुरू की। 3 अप्रैल 2019 को इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। ताहम हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत करा ली। नैब ने शहबाज शरीफ खानदान के लिए सहूलतकारी और फ्रंट मैन का किरदार अदा करने पर अब तक 5 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर नैब ने 4 अप्रैल को शरीफ फैमिली के जाती मुलाजिम फजलदाद अब्बासी और कासिम कयूम को गिरफ्तार किया। दूसरी गिरफ्तारी 8 अप्रैल को शुगर डीलर मुश्ताक चीनी की गई। मुल्जिम पर सलमान शहबाज के अकाउंट में 50 करोड़ मुंतकिल करने का इल्जाम है। 19 अप्रैल को नैब ने एक और मनी एक्सचेंज का कारोबार करने वाले मुल्जिम शाहिद रफीक को गिरफ्तार किया, जिस पर शहबाज शरीफ के खानदान का सहूलतकार होने का इल्जाम है। नैब ने 23 अप्रैल को एक और मुल्जिम आफ्ताब महमूद को गिरफ्तार किया, जिस पर इल्जाम आयद किया कि मुल्जिम ने गैर कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ खानदान के अकाउंट में रकूम मुंतकिल की। 5 गिरफ्तार मुल्जिम इस वक्त जिस्मानी पर नैब की हिरासत में है। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ अब तक 3 अरब मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं। मुस्तनसर अब्बास, पब्लिक न्यूज, लाहौर। तो शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की अहलिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस आखिर है क्या? नैब तफ्तीश में अब तक सामने क्या आया है? असल मुद्दा क्या है? इदरीस शेख की रिपोर्ट देख लीजिए। शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक 2 शिकायत 12 जनवरी 2018 और 19 अक्टूबर 2018 को मौसूल हुई। अप्रैल 2019 में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड की गई। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना 1999 में 5 करोड़ 3 लाख 65 हजार रुपए के असासों के मालिक थे, जबकि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ 2001 में 2 करोड़ 20 लाख से जायद असासे रखते थे। 2009 में मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम की विरासत से शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना को रमजान शुगर मिल्स मिली। इसके बावजूद 2017 में शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज और हमजा शहबाज शरीफ के असासों में बेइंतहा इजाफा हुआ और ये असासे 3 अरब 30 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ और इनके अहले खाना ने गैर कानूनी आमदन को कानूनी करने के लिए जाली बैंक ट्रांजैक्शंस का सहारा लिया। सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज, मुश्ताक एंड कंपनी और वकार ट्रेडिंग कंपनी की जानिब से 264 ऐसी जाली बैंक ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ है, जिनमें ट्रांजैक्शंस करने वाले अफराद के ना तो शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं और ना ही उनके पासपोर्ट जारी किए गए हैं। 19 अफराद का डाटा नादरा के पास भी मौजूद नहीं है। वकार ट्रेडिंग शहबाज शरीफ के मुलाजिम ताहिर नकवी चलाते और काले धन को सफेद करने की खिदमत बजा लाते। शहबाज शरीफ का खानदान इस वक्त रमजान शुगर मिल्स, यूरोपियन एशियन ट्रेडिंग, मदीना ट्रेडिंग, शरीफ फीड्स, मदीना कंस्ट्रक्शन कंपनी, शरीफ पोल्ट्री फार्म्स, शरीफ डेयरी फार्म्स, रमजान एनर्जी, शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स, क्रिस्टल प्लास्टिक, जुनियर पावर, एजी एनर्जी कंसल्टेंट, अल अरबिया शुगर मिल्स और यूनिटेप्स पावर लिमिटेड का मालिक है। तारिक दस्तगीर खान, आबिद रसूल अवान, सज्जाद अनवर और मोहम्मद उस्मान भी इन कंपनीज में शेयर्स के मालिक हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक दुकान पे काम करने वाला चपरासी मंजूर अहमद, जिसका ना तो पासपोर्ट बना है और ना ही वो कभी बैरून मुल्क गया, इसका नाम इस्तेमाल करके
बरतानिया की टीटीटी कॉर्पोरेशन की जानिब से सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज के बैंक अकाउंट्स में 11,05,820 अमरीकी डॉलर्स की मुंतकिली का रिकॉर्ड भी जाहिर किया गया। नैब ने 67 बैंक ट्रांजैक्शंस के 18 अफराद से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले इन अफराद ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज से किसी भी किस्म के ताल्लुक को जुटलाया है। कैमरामैन असगर सानी के साथ इदरीस शेख, पब्लिक न्यूज, लाहौर। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है क्या शरीफ फैमिली के खिलाफ, वो इस रिपोर्ट में आपने देख लिया होगा। हमारे साथ मौजूद है अजहर सिद्दीक साहब, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि जिस तरह से नैब ये केस बिल्ड कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग वाला और ट्रैफिक ट्रांसफर्स के जरिए जो पैसे आए हैं शरीफ फैमिली के मेंबरान के अकाउंट्स में, उन लोगों की तरफ से एज रेमिटेंस जो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, केस देखने में तो बड़ा एयर टाइट लगता है, लेकिन सलमान शहबाज का जो मौक़िफ़ सामने आया था वो कहते हैं कि ये सब बातें एफबीआर के इल्म में ऑलरेडी हैं, तो कोई अगर एक्शन लेना है तो एफबीआर ले और रेमिटेंस के बारे कोई एक्शन हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 चीजें आपको क्लियर कर दूं कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 1997 के तहत था। इनके इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में तो आप कह सकते हैं आपको एग्जम्पशन है, लॉ ने प्रोवाइड कर दी, इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के तहत इनको एडवांटेजेस मिले, लेकिन नैब लॉ तो बड़ा क्लियर है। नैब लॉ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर के कॉन्टेक्स्ट में दें, सेक्शन 9 को देख लें, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दे दें, तो ये फौजदारी जुर्म है। यानी आप इस तरह पैसे रोटेट नहीं कर सकते, आप पैसा इस तरह गैर कानूनी तौर पर ले जा नहीं सकते। दूसरा जो अहम इशू है, अब जो पैसा बाहर से आया है वो आपको स्टैब्लिश करना है। आपको यहाँ बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के हवाले से इशू है कि जो पैसा रूट हुआ है, क्या कानूनी तौर पर रूट हुआ है, बुनियादी तौर पर यहाँ से पैसा हुंडी के जरिए बाहर गया और वहां से रूट करके ब्लैक मनी जो है वहां से पैसा पाकिस्तान में वापस आया है। तो इस मनी की जो अगर बेस आप उठा के देखें तो ये ब्लैक मनी है। और नैब लॉ में अगर आप देखें ना, नैब लॉ जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से है, वहां पर एसेट बियॉन्ड मीन का केस भी बनेगा, सेक्शन 9 के तहत भी बड़ा वाज़ेह तौर पर आएगा। और यही वजह है कि ये केस को अब लटका रहे हैं। आपने देखा था कि शायद मैं बहुत पहले भी कह चुका था कि शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ जो है वो रहने वाले थे जुडिशल कॉलोनी की, 180H का वो एड्रेस देखते हैं, 96H में वो क्या कर रहे थे, वजह थी कि वहां पर सबूत ऐसे मौजूद थे जो ट्रेस कर, जो नैब को पता चल गया जब उन्होंने बंदे पकड़े, इन्होंने जिनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की, ये जितने फॉरेन रेमिटेंसेस सारा लेके 3 तरह से ये काम करते थे। मैंने तो कुछ इनकी इनकम टैक्स रिटर्न देखी है, आपने मरियम के भी देखी है कि इनके पैसे या तो गिफ्ट की शक्ल में आते हैं, या कोई इनामी बॉन्ड की शक्ल में निकलते हैं, या फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में आते हैं। तो पैसा रूट हो जी फरमाइए, बात जारी रखिए। पैसा देखिए बुनियादी तौर पर रूट होकर जाता था यहाँ से ब्लैक, या तो ऑफशोर देखिए, और या तो ऑफशोर कंपनियों में पैसा पार्क होता था, वहां से निकल के ये पैसा फॉरेन से। सर वो तो बात ठीक हो गई, ये दो चीजों में तसादुम नहीं आ जाता, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाती दो लॉज? पहले तो आपको फिर लॉ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्या? आप रेमिटेंस की जब आप बात करते हैं तो वो तो आपको इस्तिस्ना दे रहा है, जैसे भी आया जहां से भी आया एज रेमिटेंस आया, वो आ गई आपके पास, वो चाहे ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, वो जो भी है, वो उनका मौक़िफ़ जो उनके वकला का सामने आता है वो ये आता है। इसमें कितनी जान है, कितना वेट है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, वो इनकम टैक्स लॉ में एग्जम्पशन है। मैं फिर बताता चलूँ आपको, आपकी आमदन से नहीं पूछ सकते, लेकिन यहाँ सवाल है कि अगर आपने ब्लैक मनी है आपका, आपने पब्लिक ऑफिस होल्डर जब आप करते हैं, आपने रूट इस तरह किया है, और ये चीजें देखिए, दूसरा ये है या तो कारोबार कर रहे होते ना, बाहर कोई कारोबार कर रहे होते, वहां से कारोबारी पैसा आया होता, वहां तक आपने वो तो पैसा है नहीं, और वो कौन सी है मुलाजिम लोग हैं जिनके अपने बाहर विजिट नहीं किया। ये अहम सवाल है जो आप उठा रहे हैं तौर पे। खैर अब चूंकि वक्त की किल्लत है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अजहर सिद्दीक साहब, आप अपनी माहिराना राय हमें दे रहे थे। अब ओवरऑल नैब कोर्ट में ये सब मामला जाएंगे, वहां पर पता चलेगा कि किस कदर केस स्ट्रॉन्ग है नैब का या फिर शरीफ फैमिली का। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, न्यूज़ हेडलाइंस होंगी, कुछ और न्यूज़ स्टोरीज होंगी, उन पर तज्जिया और तबसरा होगा। पब्लिक न्यूज़ रूम देखते रहिए।